दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। 10th क्लास के साइंस के मॉडल सेट 1 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। पुष्प का जो नर भाग होता है ये पुमंग को कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प का वास्तविक नर भाग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुंकेश्वर। क्या हो जाएगा? पुंकेश्वर हो जाएगा, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा पौधों का मादा भाग किन्हें कहते हैं, तो जायांग को कहते हैं, इनको याद रखिएगा। किसको कहते हैं? जायांग। पुष्पों का मादा भाग जायांग को माना जाता है, कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में होते हैं। कहाँ होते हैं? हरे पौधों में होते हैं, इनको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनके जरिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सन की लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलते हैं, इनको याद रखिएगा। कहाँ से बाहर निकलते हैं? जल से बाहर निकलते हैं। चलिए, चल क्यों नहीं रही ठीक से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि आपका आमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि से आपका जठर रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जठर ग्रंथि से। इनको कॉपी में थोड़ा नोट करने का कष्ट कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। और जठर ग्रंथि से निकलते हैं जठर रस। जठर रस में आपका होता है HCl होते हैं। क्या होते हैं? इनको याद रखिएगा। HCl होते हैं। क्या होते हैं? HCl होते हैं। प्लस आपका म्यूकस होता है। म्यूकस क्या हो रही है? म्यूकस होती है, इनको याद रखिएगा। म्यूकस या फिर श्लेष्मा कहते हैं इसको। श्लेष्मा पाए जाते हैं। प्लस इसमें पेप्सिनोजेनिन पाया जाता है। पेप्सिनोजेनिन याद रखिएगा। तो HCl का देखिए क्या काम है इसमें। HCl क्या करती है? पेप्सिनोजेनिन को पेप्सिन एंजाइम में बदल देते हैं। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उनको पेप्टोन में बदल देता है, इनको याद रखिएगा। और साथ में आपका जो HCl है ना, HCl भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया होती है उनको नष्ट कर देते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है ना, ये कोशिका द्रव में होती है, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल है ना, ये आपका अवाव्य शोषण से बनते हैं। शोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाव्य शोषण, एक होता है वाव्य शोषण, और एक होता है अवाव्य शोषण। याद रखिएगा, अवाव्य शोषण। चलिए, तो शोषण कितने प्रकार के? वाव्य शोषण और एक अवाव्य शोषण। तो वाव्य शोषण आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवाव्य शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो वाव्य शोषण का जो पहला चरण है ना, वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, इनको याद रखिएगा। और अवाव्य शोषण का पहला चरण कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो जो ये पीयूष ग्रंथि होती है ना, इन्हें हम कहते हैं
मास्टर ग्रंथि याद रखिएगा। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये मटर के आकार की होती है और इनका वजन लगभग 0.6 ग्राम के आसपास होता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। इनको याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, तो याद रखिएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत होगा। इनको याद रखिएगा। इनका वजन जो होता है ना, लगभग वो 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत से आपका एक रस निकलता है, उस रस का नाम है पीत रस। क्या है? पीत रस। और ये कैसी होती है? ये थोड़ा गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है और ये क्षारीय द्रव है। इनको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ये वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इनको याद रखिएगा। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से ये पत्तियों में होती है। इनको याद रखिएगा। जो पेड़ पौधा का जो पत्तियां होती है ना, वहाँ ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो आपको कुछ बातें बताते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मकई का जो पौधा होता है ना, वो प्रतिदिन 3 से 4 लीटर है ना पानी को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। और एक सेब का जो पौधा होता है ना, वो लगभग प्रतिदिन माने एक दिन में वो 10 से 20 लीटर जल को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। अगर हम पेड़ पौधा के जीवन काल के ऊपर जाएं, तो लगभग एक पेड़ जो होता है ना, अपने जीवन काल में अपने भार का लगभग 100 गुना लीटर पानी को क्या कर देता है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं, अपने पूरे जीवन काल की बात करें तो। चलिए अगला सवाल है आपका, वाष्पोत्सर्जन वाला हो गया क्या? हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, घेंघा रोग किनके कारण होता है? तो ये जो घेंघा रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। देखिए ये रोग होता कैसे है, घेंघा रोग, इनको समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे गलों में एक ग्रंथि पाया जाता है। उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होती है। उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन्स को निकलने में मदद करता है आपका आयोडीन। क्या मदद करती है? आयोडीन मदद करती है। ठीक है। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो कम निकलने लगता है। और थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है और इस प्रकार घेंघा रोग हो जाता है। चलिए तो इनको याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि मधुमेह रोग किनके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। इनको याद रखिएगा। मधुमेह रोग जो होता है ना, वो किनकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इनको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त के क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त के पीले हल्के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। इनको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। चलिए रक्त से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। इनको याद रखिएगा। इनका पीएच मान पूछता है, 7.4 होता है। और रक्त क्या होती है? रक्त क्षारीय प्रकृति की होती है। इनको याद रखिएगा। रक्त का है ना, रक्त का 2 पार्ट है, एक वाले ठोस, दूसरा वाला द्रव्य होता है। ठीक है। ठोस वाले में आपको मिलेंगे आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे और आपको ब्लड प्लेटलेट्स मिलेंगे। ठीक है।
द्रव वाला पार्ट्स जो होता है ना, इन्हें हम कहते हैं प्लाविका, प्लाविका या फिर इन्हें प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा, प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा होती है ना, द्रव का पार्ट्स है, ये लगभग 55% होता है। रक्त का कितना परसेंट होता है? 55% होता है, इनको याद रखिएगा। ब्लड का कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% होता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, तो ब्लड में क्या क्या होते हैं? ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक ठोस वाले, एक होते हैं द्रव वाले। ठोस वाले में आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। द्रव वाले में आएंगे प्लाविका या फिर प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा है ना, इनको याद रखिएगा, ये हल्के पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के पीले रंग के होते हैं, ठीक है। और इनमें जल सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जल पाया जाता है, और ये 90% इसमें वाटर पाए जाते हैं। और इसमें प्रोटीन आपका 7% पाया जाता है। और अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो 0.18% पाया जाता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, और देखिए प्लाज्मा में है ना 3 टाइप के प्रोटीन होता है। एक का नाम है प्रोथोविन है, फ्राइवोजेनिन है, और एक होता है हिपेरिन। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं ठोस वाले पार्ट की बात करते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स थे, एक था ठोस और एक था द्रव्य। द्रव वाले 55% होते हैं, और ये जो ठोस वाला होता है ना, ये 45% होता है। इसमें आपका रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिन्हें आप रक्त पट्टिकानु कहते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आरबीसी क्या? आरबीसी है ना, आरबीसी जिन्हें आप कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी लाल दिखती है किनके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किनके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखती है। हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या होती है? लाल दिखती है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ढोना, इनका काम है, ठीक है। और इनकी जो जीवन काल होती है ना, वो लगभग 120 दिन की होती है। कितनी होती है? 120 दिन की होती है, इनको याद रखिएगा। आरबीसी का ये एग्ज़ाम पूछा है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, इनको याद रखिएगा। आरबीसी का पूछा है तो डब्ल्यूबीसी का भी पूछ सकता है, तो डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जिन्हें आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये हमें रोगों से बचाने का काम करते हैं, और इनके जीवन काल लगभग 12 से 20 दिन के आसपास होती है। किनकी? डब्ल्यूबीसी की। किनकी? डब्ल्यूबीसी, इनको याद रखिएगा। चलिए, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है? इनको याद रखिएगा। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त को थक्का बनाने में, और एक विटामिन है जिनका नाम है विटामिन के, वो भी क्या करती है? ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती है, इनको याद रखिएगा। और ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 से 5 दिन का होता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, हाँ, तो ये 10 नंबर का क्या हो जाएगा? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। ये तो अभी पढ़े, इनको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ, और एक क्वेश्चन बताना भूल गए। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है ना, वो 120/80 इतनी होती है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और रक्तचाप को हम लोग नापते हैं स्फिग्नोमोनोमीटर के द्वारा, इनको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमोनोमीटर। चलिए, अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। पौधों के किस भाग में? पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, इनको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा तिलचट्टा। क्या हो जाएगा?
तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, रक्त क्या है? रक्त के बारे में अभी भी पढ़े हम लोग। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला सवाल है आपका, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से पीला दिखती है, इनको याद रखिएगा। मूत्र में है ना जल होता है 96%, इसके अंदर वाटर ही होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यूरिया होती है, यूरिया लगभग 2% के आसपास होते हैं। और साथ में इसमें NaCl होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी होती है मूत्र के अंदर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी उन्हें कहते हैं, वैसे जीव को कहते हैं जिनके अंदर नर और मादा दोनों लिंग मौजूद होते हैं, वो होते हैं उभयलिंगी। और ये केवल और केवल याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया है ना, रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यकृत से, ठीक है। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2, इनको याद रखिएगा, लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है भाई। NH2 CO NH2, इनको याद रखिएगा। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था वोहलर नाम करके एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले यूरिया को बनाया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया को सबसे पहले खोजा किसने था, वो भी मूत्र में, तो ये खोजा था कौन? हिलेरी राउले करके एक व्यक्ति था। उन्होंने ही क्या किया था, सर्वप्रथम मूत्र में इन्होंने यूरिया को खोजा था, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT, इनको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? DDT, ये कीटनाशक है, इनको याद रखिएगा। आपका होमवर्क है, जैव आवर्धन क्या है? इनको आप पढ़ के आइएगा, जैव आवर्धन कहते किसे हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में आपको मांसाहारी आएगा, याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएंगे? शाकाहारी आते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गए। कीट में जैसे ग्रास हॉपर हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, इनको याद रखिएगा। द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आएंगे, इनको याद रखिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। क्या होगा? कुआं होगा, इनको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? कुआं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।